minus infinity. Substitute these all values in the above formula. Now here is also you have to substitute the value of x. So from that we can write down the x is equal to m plus sigma z. So substitute this value here. Then instead of the dx, write down the sigma into dz, and this is your z. So you will get m0 t, that is equal to minus infinity to infinity e raised to t as it is, x की जगह पे था m plus sigma z 1 upon under root 2 pi into sigma e raised to minus 1 by 2 z square dz. नहीं, dz dx की जगह पे क्या मिला, sigma into dz. Yeah, so sigma will be cancelled, so you will get this one. Now here the e raised to term also you can combine. So here I can write down like that 1 upon under root 2 pi आगे हो जाएगा, आगे आ जाएगा. Okay, e raised to tm into e raised to sigma z, sigma z t, fine, into e raised to minus 1 by 2 z square dz. इतने टर्म्स बचे आपके पास. सो टी वाले टर्म को मैं कंबाइन कर सकती हूँ. टी वाले टर्म नहीं, एक मिनट, जस्ट वेट. 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised to mt, that is first term I am writing as it is here, e raised to minus 1 by 2, instead of that z is there na. Okay, z square माइनस 2t सिग्मा z. ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास जो दो टर्म है e रेस टू सिग्मा जेड टी इंटू ई रेस टू माइनस 1 बाय 2 जेड स्क्वायर, करेक्ट. अगर उसको कंबाइन करके लिखना है तो इसमें t इज ऑल्सो मिसिंग, फाइन. तो मैंने ये टर्म को, अगर ये टर्म को मैं एक्सपांड करती हूँ तो मैंने ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर टू टी सिग्मा जेड, जेड माइनस टी सिग्मा होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. अगर उसको मैंने एक्सपांड किया तो हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर टू टी जेड सिग्मा, ओके, प्लस सॉरी टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. तो दोनों को कैंसिल किया तो इट बिकम्स लाइक दैट, जेड स्क्वायर माइनस टू टी सिग्मा जेड. ओके, तो मैंने उसको थोड़ा रीअरेंज करके ए टर्म बनाया है. क्लियर, इनटू डी जेड एज इट इज. यहाँ तक लिखो. ए टर्म को मैंने यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो साइड पे उसको लिख के रखो. तो ये सेम टर्म को यहाँ पे उसको स्प्लिट करके लिख दो बाद में नेक्स्ट स्टेप में. So 1 upon under root 2 pi as it is, minus infinity to infinity, e raised to mt, e raised to minus 1 by 2, z minus t sigma whole square minus t square sigma square. तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने ये चीज लिखी यहाँ पे, ठीक है.
क्लियर? वापस लिखो ये टर्म, अगर मिस मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो। अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस लास्ट स्टेप। ऊपर मुझे जो स्टेप मिला था, मैंने ई रेस टू वाला जो टर्म था जिसमें z इज प्रेजेंट, उसको कंबाइन करके लिखा था। तो वो कंबाइन करके लिखा, देन आई गॉट दिस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/√2 पाई आउटसाइड ई रेस टू एम टी एज इट इज ई रेस टू -1/2 जेड स्क्वायर माइनस 2t सिग्मा जेड। सॉरी, इतना मिला था। नाउ उसको अब मैंने स्प्लिट किया, तो z माइनस सिग्मा z, सॉरी सिग्मा t होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये टर्म को यहाँ पे ऐसे रीअरेंज करके लिखा, तो मेरा टर्म बना लाइक दैट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेस टू एम टी ई रेस टू -1/2 z माइनस सिग्मा t होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू 1/2, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस और ये उसका ई रेस टू वाला माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा, तो ई रेस टू टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इनटू डी जेड। फाइन। अभी अगेन व्हेन यू आर टेकिंग ओके, ये टर्म भी कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक आउटसाइड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड हियर, अगेन वी हैव टू टेक द न्यू वेरिएबल बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। So instead of that, z minus sigma t, suppose I am taking the variable u. Okay. So z minus sigma t that is equal to u. So take the differentiate with respect to u. आपको क्या मिल रहा है चेक करो, dz by du ये कांस्टेंट हो जाएगा is 1. So dz is equal to du. Fine. Limit भी चेक कर लो. So you will get the same limit minus infinity to infinity. So when you are taking the another new variable, तो फाइनल आपका जो आएगा that is 1/√2 पाई ई रेस टू एम टी भी मैं बाहर ले रही हूँ। ओके, नाउ इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एज इट इज। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेस टू -1/2 यू स्क्वायर, और दिस इज योर ई रेस टू 1/2 टी, इंस्टेड ऑफ द टी ओके वी आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू dz हियर ना, तो ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा आपका। यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. या, सो दिस वन इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो अगर दोनों को कंबाइन कर दे दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो वी कैन राइट डाउन एम टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। ओके, ये पूरा एक टर्म कंबाइन करके बाहर लिख दिया, और इस टर्म के लिए वी हैव टू टेक द न्यू वेरिएबल u, सो इट्स बिकम e raised to -1/2 u square into du. So 1/√2 pi e raised to mt plus t square sigma square by 2। अगर यहाँ पे ये जो टर्म है दिस इज लाइक एक्सपोनेंशियल सीरीज, बट एक्सपोनेंशियल सीरीज अपने को लिखना है तो इट्स इंटीग्रेशन लिमिट शुड बी 0 to infinity। ओके, तो अगर मुझे 0 to infinity लिखना है, इट्स लाइक दैट 0 to infinity, तो 2 आगे आ जाता है, e raised to -1/2 u square du, इतना मिलेगा आपको। अभी जो ब्रैकेट में ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है इट इज इक्वल टू √2 पाई, जो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। चेंज करो। Yes, ma'am. सो फाइनली आपको मिलेगा, क्या क्या टर्म थे, 1/√2 पाई ई रेस टू एम टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 बराबर, और अंदर मिला, अंदर में आपको ये 2 और √2 पाई इंटीग्रेशन का हो गया √2 पाई।
ओके। एट पूरा टर्म का अंडर रूट टू पाएगा या टू इंटू अंडर रूट टू पाएगा, किसी को पता है क्या? 0 to infinity e raised to minus 1 by 2 u square du. आई थिंक दिस इट विल बी अंडर रूट टू पाई होना चाहिए। पूरे टर्म का अंडर रूट टू पाई, सॉरी। सो अंडर रूट टू पाई विल बी कैंसल, तो आपके पास जो टर्म बचा इट इज लाइक दैट y2। ओके, तो ये हो गया हमारा mgf। अभी mgf करेक्ट आया है कि नहीं, हाउ वी कैन चेक? because we can write down the series from that exponential series and we can find out the mean and variance from that। okay, so अगर सीरीज में उसको एक्सपांड किया तो e रेज टू एम टी आई कैन राइट डाउन 1 प्लस एम टी प्लस एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल like that, plus second series I can write down it is like 1 plus t square sigma square by 2 plus that is t square sigma square by 2 factorial plus t square sigma square by टू टू सबके साथ वो मल्टीप्लीकेशन में है तो इट बिकम्स द 4 फैक्टोरियल लाइक दैट। ओके, तो अभी अपने को अगर मीन लिखना है तो व्हाट इज द मीन? मीन दैट इज म्यू वन डैश, तो इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टी बाय वन फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट क्या होगा? दिस इज एम टी। ओके, एम, और यहाँ पे आपका है 1। ओके, यहाँ पे टी फैक्टर इज नॉट दैट, टी स्क्वायर इज दैट, टी बाय वन फैक्टोरियल इज नॉट दैट, दैट इज 1। सो आपका आंसर क्या आएगा? m। नाउ सेकंड म्यू टू डैश दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट, तो टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल कोएफिशिएंट इज m स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर बाय टू फैक्टर दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो इट इज द सिग्मा स्क्वायर। तो फॉर द वेरिएंस मीन तो डायरेक्टली मिल गया, दैट इज m, which one is we have already find out using the mean formula। okay, so we will get the same value। now for the variance we need a mu2 dash, so for the variance we can write down the mu2 dash minus mu1 dash square। so mu2 dash आपका है m square plus sigma square minus m square, so m square will be cancel, तो आंसर इज सिग्मा स्क्वायर, जो हमको ऑलरेडी मिला हुआ था वेरिएंस की फॉर्मूला से। तो हियर वी गॉट द सेम वैल्यू यूजिंग द mgf also, so our mgf series is true। okay, clear? Is it clear? Is there any doubt? Clear, ma'am. Okay, then write down the example based on the normal distribution। normal distribution is also known as the Gaussian distribution, remember this point। sometimes they ask write down the short note on the Gaussian distribution, yeah, normal distribution। okay, so you have to remember the formula for that। now find out the we will do the example based on the normal distribution। yeah, write down the first example, example number 23।
Done? No, ma'am. Now it's done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So for the normal distribution, we have to, yeah, before that, we need to CDF of that. So just wait. Yeah. For the normal distribution, when we have to find out the CDF, we know the formula from the PDF, how we can write down the CDF, right? Capital F of x, that is equal to integration of f of x dx minus infinity to x. So minus infinity to x, f of x क्या है? 1 upon under root pi into sigma e raised to minus 1 by 2 x minus m by sigma whole square into dx. तो सेम वी आर टेकिंग सपोज दिस पार्ट दैट इज इक्वल टू t, तो ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है, और dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिग्मा इंटू dt. ओके, ये हमने पहले मेन वो सब में फाइंड करने के लिए एज्यूम किया हुआ है. सो सेम सपोज वी आर टेकिंग ओवर हियर, so limit is like as it is minus infinity to x 1 upon under root 2 pi sigma e raised to minus 1 by 2 t square into sigma into dt. So sigma sigma will be cancelled. So आपका जो CDF है you will get the like that minus infinity to x 1 upon under root 2 pi e raised to minus 1 by 2 t square dt. ओके, ये हो गया आपका CDF for the normal distribution. Now this CDF is also known as a phi x. उसको phi, not known, it is represented as a phi x also. Fine. अभी यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल करते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये जो वेरिएबल दैट इज न्यू वेरिएबल phi x, बट उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसका एक जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो पोर्शन है ना, इट इज नॉन एज द स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल z, that is equal to x minus m by sigma. Okay, so it is represented by variable z, and z it is known as the standard random variable for the normal distribution. अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोगों को पहले ऐसे उसको जो x वेरिएबल p of x जो भी फाइंड करना है आपको, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ द z. देन आफ्टर स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल, दैट मीन उसका जो आपका पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड करना है, z इज लेस देन या z इज ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी वैल्यूज मिलता है, उसका एक टेबल है. यहाँ पे CDF का एक टेबल दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो एग्जाम में भी आपको दिया हुआ रहेगा. सो दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन CDF टेबल. ओके, phi x यहाँ पे लिखा है. तो ये जो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज मिलता है x, या यू कैन रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ द z, तो यहाँ पे आपको z का जो भी वैल्यूज मिलता है, सपोज यू आर गेटिंग द वैल्यू z इज लेस देन 9. ओके, सो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू 0.8159.
suppose you are taking the you are getting the values z is less than 1.7, तो आपको ये वैल्यूज लिखा 1.7 का 0.9554 1.72, तो we will take this value 1.7 here और यहाँ पे 0.02 यहाँ पे दिया हुआ है, तो we have to consider this value. तो ये वैल्यू अपने को यहाँ से टेबल से लिखना है. ओके, सो सॉल्व करते हैं एग्जांपल, समझ में आपको आएगा. So what is the first example? Okay, there are total 200 electric bulbs. It was found that the life of the particular max was normally distributed with an average life of 2040. ये क्या दिया है आपको? 2040. It is the average life. Average life, it is considered as a mean. Yes or no? Yes, ma'am. So write down small m is equal to 2040. Standard deviation, standard duration is given, so it is represented by sigma. So take the sigma is equal to 60 hours. Estimate the number of bulbs likely to burn for. Okay, there are the different questions. We have to find out the answer for that. So first one is more than 2150 hours. Okay, so here first we have to find out P of more than, that means x is greater than equal to 2150. Okay, हमको ये find करना है. But यहाँ पे आपका जो x variable, actually in the normal distribution we have to consider it is the z variable, and z variable it is equal to x minus m by sigma, जिसमें वो x variable present रहता है. Okay, so first we have to find out this formula. Z का formula क्या बनेगा? x अभी आपका जो भी होगा, यहाँ पे आपको x 2150 दिया हुआ है. We will substitute the value of x is equal to 2150. Fine. Now what is your m? That is क्या था? 2040. Yes. Or sigma is equal to 60 years. Sorry, this is the sigma, or it is equal to 60 years. तो यह मेरा बेसिक z का फॉर्मूला मैंने बना के रख लिया, जो मैं सबके लिए यूज करूंगी. फाइन. नाउ फॉर दिस पार्ट I want to find out the P of x is greater than equal to 2150. So actually it is written like that. X is greater than equal to 2150. That is equal to P of z is greater than equal to 2150. So what is your z? Z that means this part. So P of z. यहाँ पे z के लिए x वेरिएबल क्या यूज किया है? आपको क्या बोला है? 2150 बोला है x. 150 minus 2040 divided by 60 greater than equal to 2150. Sorry. x कुछ अलग बोला था क्या? एक मिनट, ये लिखने में मैंने मिस्टेक किया. सॉरी, ये स्टेप, दो स्टेप मत लिखो. पहले हम लोग z फाइंड कर लेते हैं. तो z क्या आ जाएगा? 2150 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60. फाइंड करो क्या मिला. ये स्टेप मत लिखना नीचे वाला. या यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1.83. Yes, ma'am. It's recurring 333. ओके, इट इज 1.833. फाइन. तो आपको ये z का वैल्यू मिला. तो अभी ये जो लिखेंगे P of x is greater than equal to 2150. So instead of that, we can write down in terms of the z is greater than equal to 1.833. Okay, हमने यहाँ पे x का वैल्यू दिया था, वो x वेरिएबल को z का स्टैंडर्ड वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यूज मिला इन टर्म्स ऑफ द z, तो हमको ये वैल्यू मिला. तो यहाँ पे z is greater than equal to 1.8333. बट ये जो टेबल दिया है दैट इज फॉर द CDF. अभी CDF का एज पर द CDF डेफिनेशन क्या होता है? P is x is less than equal to x, राइट? बट यहाँ पे अपने को ग्रेटर देन दिया है, तो व्हाट वी हैव टू डू? 1 माइनस. तो P of z लेस देन 1.833. करेक्ट. सो z less than 1.833 we can also represent like that phi of 1. So here I can write down this is equal to 1 minus phi of 1.833. Okay. तो अभी ये phi of 1.833 आपको यहाँ पे टेबल में दिखना है. 1.8
This is your 1.833. So we will take this 0.3 values. So it's 0.9664. दिख रहा है आपको वैल्यूज? This one 1.8333 आगे है. So I am taking 1.8 lines considering 1.8 rows और इसमें ये 0.3 वाला कॉलम कंसिडर कर रहे हैं. So I am getting the value is 0.9664. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So substitute the value over here. So it is 1 minus 0.9664. So answer क्या मिला? 0336. 0.0336. ओके, तो ये जो भी आंसर हमने फाइंड किया, दिस इज फॉर द वन बल्ब. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था? टोटल बल्ब का फाइंड करना है ना आपको. एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली टू बर्न फॉर दिस. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द बल्ब्स कितने हैं? 2000. फाइन. सो वी नीड टू टेक द मल्टीप्लीकेशन विथ 2000. सो टोटल बल्ब्स जो बर्न होंगे दैट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 0.0336. तो जो भी आंसर आया वो लिख लो. क्या मिला? 67.2. हाँ, so it's considered 67. So total 67 बल्ब बर्न होगा. यहाँ पे ऐसा है ना, तो बाजू में लिख के रखो फ्रॉम टेबल. सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आई है. So write down the next second part. So in the second part, less than 1950. ओके, सो P ऑफ ग्रेटर देन लिया था, X इज ग्रेटर देन लिया था, उसकी जगह पे X इज लेस देन आपको कंसीडर करना है. और Z की फॉर्मूला है X माइनस M बाय सिग्मा. इन दैट वे हाउ टू टेक द X इज इक्वल टू 1950. फाइंड करो, चलो आंसर. Now here we have to find out the P of X is less than 1950. So for that, Z is equal to 1950 minus 2040 divided by 16. Yeah, one more thing. अगर आपको phi of X minus X मिलता है, that is suppose we are taking the value is negative over here, तो क्या करेंगे? उसको 1 minus phi of X करेंगे हम. If you are getting phi negative, so you have to take the 1 minus phi of X. सपोज मुझे यहाँ पे मिला -2, तो phi -2 है, तो आई हैव टू रिटर्न द 1 minus phi 2, और phi 2 में टेबल में से लिखूंगी. ओके, ये पॉइंट साइड पे लिख के रखना. अगर ऐसा नेगेटिव वैल्यूज है तो व्हाट वी हैव टू डू. क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव आएगा. आई थिंक क्या मिला Z का वैल्यू? -1.5. Yeah, -1.5. So what we have to find out? Z is less than equal to -1.5. Fine. So that is equal to, यहाँ पे लेस देन ही है, तो अपने को 1 minus P ग्रेटर ऐसा करना नहीं है. CDF फॉर्म ही है. ओके, दिस इज द CDF डेफिनेशन. तो डायरेक्टली phi -1.5. तो -1.5 है, तो वी हैव टू टेक द 1 minus phi 1.5. ये माइनस आया इसलिए अपने को ये 1 माइनस करके लिखना पड़ा.
तो 5 1.5 चेक इन द टेबल, क्या आएगा? 0.9332. यस, इट इज 0.9332। फाइनल आंसर क्या आया पार्ट बी का? Zero point 0.0668. 133 bulbs. 133 या or 134. 134 बल्ब्स। क्या है 133 पॉइंट समथिंग, क्या हो रहा है आगे? 0.5 133.6. Yes, ma'am. 6 ना, हाँ 0.5 से ग्रेटर है तो यू हैव टू टेक द अपर वैल्यू। सो 134 बल्ब्स। अदर स्टूडेंट्स, डिड यू गेट द आंसर और नॉट? Yes, ma'am. Then find out the next part. So here the answer you will get, that is total is 134 bulbs. Okay. Now next. Less क्या था, हाँ या सी, more than 1920 but less than 2160. Okay, 1920 2160. So क्या फाइंड क्या करना है? P ऑफ, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? लेस देन, ग्रेटर देन 1920 less than x या less than 2160. 2160, करेक्ट? यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दैट। तो पहले z में x का वैल्यू a लेके z का वैल्यू फाइंड करो, देन सेकंड z a वैल्यू, x का a वैल्यू लेके z फाइंड करो। Yes, 2 and 2. This is -2 and this is 2. So we can write down P of -2 less than x less than 2. फाइन। सो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो अपने पास एक प्रॉपर्टी था CDF का, याद है किसी को? f of x2 minus f of x1, right? दिस माइनस दिस। सो सिमिलर अगर यहाँ पे उसको f की जगह पे phi में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे CDF, दिस इज ओनली फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phi. So we can write down the phi of 2 minus phi of minus 2. Now this is phi of minus 2, so we have to write down 1 minus phi of 2. So it's become phi of 2 minus 1 plus phi of 2. So it becomes 2 phi of 2 minus 1. So phi of 2 we have to take from the table. Yeah. So what is the value for the phi of 2? 0.977. 9722. Sorry, 9772. Okay. So substitute the value here. 2 into 0.9772 minus 1. फाइनल आंसर क्या आ रहा है बता?
1909 bulbs. Yeah, it's 1909 bulbs. Fine. डन, सबका हो गया. Yes, ma'am. Write down the next one. Done. Yeah, ma'am. So start to find the answer of the first question. For the first question, you have to consider what is the P of. What we have to find out for the first part. What percentage of this type of the bulbs is expected to fail in the first 800 hours? Okay. So P of x less than equal to 800. Yeah. So P of x less than equal to 800 find karo. So in the Z formula, x minus m by sigma, take the x equal to 800. What is m? Average life, that is 1200. And sigma, it is given below 200. So take these all values and find out the first answer.
phi 2. Yeah, phi 2 you can take from here. Yeah, it's 0.0228. So the first answer is 0.0228. Now what we have to do for the second part in terms of the P of? Yeah, P of 800 less than X less than 1000. So find out the answer for that in between 800 to 1000. So for the one Z, take X equal to 800. For another one, X equal to 1000. Then find out the answer of it. क्या मिला? 0.1359. Yeah, so we can say 13.59 percentage bulbs fail between the 800 to 1000 hertz. Okay. How many percentage पूछे ना आपको? So write down the answer in form of the percentage. 13.59 percentage. Okay, so for the normal distribution, how we have to solve this example? You should remember this method. We need this table. First, you have to find out the Z and then find out the answer of it. Okay, so it is differ from other distributions. Example. So remember the method how to solve it. Done. Is there any query regarding this normal distribution and its example? No, ma'am. Okay, fine. Now one distribution is remaining, but same we have to do this mean and variance of that. So just write down what is the PDF for the last distribution. The name is Rayleigh distribution. So write down this Rayleigh distribution PDF and you have to solve this mean and variance of that. Okay, तो वो theory अभी आपको खुद करना है. Write down Rayleigh distribution.
Okay, so PDF for that is equal to f of x. It is given x by sigma square e raised to minus x square by 2 sigma square for x is greater than equal to 0 and 0 for x is less than equal to 0. ये उसका PDF आपको दिया हुआ है. So उसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है आपको. ठीक है, तो आपका वो रेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन थियरी हो जाएगा. ट्राई करो, नहीं होता है फिर देखते हैं. ओके, सो दिस इज द लास्ट थियरी. तो आप खुद करेंगे क्योंकि उसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है. बाकी सबका मैंने मीन एंड वेरिएंस सबको फाइंड करके दिया. सो जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ. After in the next lecture, I will start the next unit number 3. Okay, the function of the random variable. Fine. Okay, ma'am. Okay then. Just note down this PDF of Rayleigh distribution. You have to do it. You have to find out the mean and variance of that. Done? Okay. So you can leave now. Okay. In the next lecture, we will start the next unit. Hello, ma'am. Ma'am, will you please upload this solve करने वाला thing on Google Classroom? This one. हाँ. Write down. Now take the screenshot, na. मैम वैसे तो लिखा है बट स्टिल वो थोड़ा फ्लो में थोड़ा बीच बीच में स्किप हो जाता है इसीलिए. Okay, fine. थैंक यू मैम. Okay. Okay, students, you can leave. Thank you.